Hi everyone, welcome back to the channel Legalese. My name is Aarti and I hope you all are doing well. So from last few days I was not able to upload the videos regularly due to some personal reasons, but from now onwards I'll try my best to upload the videos regularly. और मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको एटलीस्ट 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं पर वीक। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसमें कि हम एडमिशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। एडमिशन का जो पोर्शन है वो आता है सेक्शन नंबर 15 टू 25 में। सेक्शन नंबर 15 से लेके 21 तक जो है वो पर्टिकुलरली एडमिशन के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 22 से हमारा कन्फेशन का सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम एडमिशन का जो पोर्शन है, मतलब कि सेक्शन नंबर 21 तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कन्फेशन स्टार्ट कर देंगे। सेक्शन नंबर 15 से लेके 18 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 15 में हमने ये देखा था कि एडमिशन क्या चीज़ है, एडमिशन को डिफाइन किया था। सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18 में हमने ये देखा था कि कौन एडमिशन देगा, कौन व्यक्ति एडमिशन दे सकता है। सेक्शन नंबर 16 को हमने परी वर्ड से याद रखा था। पी से पार्टीज, ए से एजेंट, आर से रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, आई से 2 लोग थे, वो लोग जो कि पेक्यूनरी या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, या फिर वो लोग जिनसे हमने इंटरेस्ट डिराइव किया है। तो यहाँ पे 5 लोग आ गए सेक्शन नंबर 16 में। फिर आता है सेक्शन नंबर 17, जिसमें आपको 2 वर्ड्स याद रखने हैं, पोजीशन एंड लाइबिलिटी। इसमें यह बताया गया था कि अगर किसी की लाइबिलिटी जो है वो किसी दूसरी व्यक्ति के पोजीशन या लाइबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है तो उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मान सकते हैं। ये दिया गया सेक्शन नंबर 17 में। फिर आता है सेक्शन नंबर 18, जिसमें कि ये बताया गया कि जिस व्यक्ति के पास किसी को रेफर किया गया है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, तो वो व्यक्ति जिसके पास रेफर किया गया था उसकी स्टेटमेंट को भी एडमिशन माना जाएगा। ये आ गए हमारे 4 सेक्शंस जो हमने लास्ट लेक्चर में डील किए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 का पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 19 में ये बोला गया कि अगर आप कोई एडमिशन दे रहे हो तो वो किसके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 19 में ये बताया गया कि अगर मान लीजिए मैंने कोई एडमिशन दिया है तो मेरे ही अगेंस्ट होना चाहिए, वो मेरे फेवर में मैं प्रूव नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ अपने फेवर में बोल रही हूँ वो तो हर कोई करता है ना। अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगा है कि मैंने चोरी की है, तो मैं अगर बोल रही हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मैंने ये चोरी नहीं की है, मतलब कि अपने फेवर में दे रही हूँ, तो क्या ये एडमिशन है? नहीं है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैंने चोरी की है, अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ? वो एडमिशन हुआ। मतलब कि मेरे द्वारा बोली गई कोई बात तभी एडमिशन मानी जाएगी जब वो मेरे ही अगेंस्ट होगी। तो ये बताया गया है सेक्शन नंबर 19 में। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 19 का जनरल रूल ये है कि admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative and interest। इसमें यही बोला गया कि अगर आप कोई एडमिशन दे रहे हो वो तभी रेलेवेंट है जब वो आप ही के अगेंस्ट है या फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और सेकेंड पॉइंट में ये लिखा गया, बट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन who makes them or by his representative and interest। तो सेकंड पॉइंट में ये बोला गया कि उस चीज को आप अपने फेवर में यूज नहीं कर सकते हो, मतलब कि एडमिशन जो आपने किया है वो आप अपने फेवर में यूज नहीं कर सकते हो। ये तो हुआ जनरल रूल सेक्शन नंबर 19 का। अब इसके 3 एक्सेप्शंस भी हैं। इसके 3 एक्सेप्शंस में आप जो आपको याद करने के लिए जो मेन चीजें याद रखनी है, फर्स्ट एक्सेप्शन रहेगा इसका सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन बी का। फिर उसके बाद सेकंड जो एक्सेप्शन है वो स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी से आपको याद रखना है। फिर थर्ड एक्सेप्शन जो है वो अदरवाइज देन एज एन एडमिशन से आपको याद रखना है। इसे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, इलिस्ट्रेशंस देखेंगे, फिर आपको एक्सेप्शंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अब मान लीजिए कि जो ये हमने फर्स्ट एक्सेप्शन देखा सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन बी का, तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें बेसिकली आप डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ोगे, आगे हम इससे डील करेंगे इस सेक्शन से। इसमें मैं आपको थोड़ी सी इस नॉलेज दे देती हूँ सेक्शन नंबर 19 को समझने के लिए।
सो फर्स्ट एक्सेप्शन ये है सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन बी। इसमें ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है लेकिन उससे पहले उसने अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ ऐसा लिखा है या कुछ साइन किया गया है या फिर कोई एंट्री की है, कोई मेमोरेंडम बनाई है, तो वो सब चीज़ों को रेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 19 अगर वो उसके फेवर में भी है तो। एडमिशन का जनरल रूल क्या है कि वो आप ही के अगेंस्ट होना चाहिए, जो एडमिशन दे रहा है वो उसी के अगेंस्ट होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 26 सबसेक्शन बी में ये बोला गया कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके द्वारा किसी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने कोई एंट्री की है, मेमोरेंडम बनाई है या फिर कुछ और साइन किया है, डॉक्यूमेंट है, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसके द्वारा उस कोर्स ऑफ बिजनेस में जो कि उसी के फेवर में है, तो उसे सेक्शन नंबर 19 के अंडर एडमिशन माना जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। ये हुआ एक्सेप्शन नंबर 1। इसमें डेथ होना उस पर्सन का एसेंशियल पॉइंट है, तो ये आप याद रखना। फिर आता है एक्सेप्शन नंबर 2 स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि आप बोल रहे हो कि मेरा उस टाइम पे ये स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी नहीं था या था, एग्जिस्टेंस आप बता रहे हो जो कि किसी कंडक्ट के साथ कंपनी कर रहा है, तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। वो स्टेटमेंट अगर आपके फेवर में है तो वो रेलेवेंट मानी जाएगी। मान लीजिए आप बोलो कि उस टाइम पे मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड था और फिर उसके बाद उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपने कोई कंडक्ट भी किया, कोई ऐसा एक्ट भी किया जो कि उस स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड था, मतलब कि उस स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस आप बोल रहे हो और उस स्टेट ऑफ माइंड के आगे चलते हुए आपने कोई कंडक्ट किया, तो वो जो चीज़ है वो अगर आप अपने फेवर में भी यूज कर रहे हो तो उसे एडमिशन माना जाएगा। ये बताया गया है एक्सेप्शन नंबर 2 में। फिर आता है एक्सेप्शन नंबर 3 अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। यहाँ पे बोला गया अगर आप कोई चीज़ अपने फेवर में बोल रहे हो, एडमिशन स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वो यहाँ पे ना रेलेवेंट मानते हुए आप किसी और सेक्शन में रेलेवेंट प्रूफ कर सकते हो, जो कि बाकी के सेक्शंस आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं या आप पढ़ोगे, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के चैप्टर में कवर होते हैं। तो ये आ गए 3 एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 19 के। सेक्शन नंबर 19 में बेसिक रूल क्या है, जनरल रूल क्या है कि जो एडमिशन है वो आप ही के अगेंस्ट होना चाहिए, आपके फेवर में नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ जनरल रूल। 3 एक्सेप्शन आए। फर्स्ट एक्सेप्शन आया सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन बी का, जिसमें ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति ने अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई एंट्री की है, मेमोरेंडम बनाई है या कोई डॉक्यूमेंट साइन किए हैं जो उसी के फेवर में है और आगे चलते उसकी डेथ हो गई है, तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो उसके फेवर में होते हुए भी रेलेवेंट मानी जाएंगी एज एन एडमिशन। ये बताया गया है एक्सेप्शन नंबर 1 में। फिर आता है एक्सेप्शन नंबर 2, जिसमें कि आपको याद रखना है स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। इसमें यह बोला गया कि अगर आप स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए ये बता रहे हो कि उस टाइम पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड था और वो जो स्टेट ऑफ माइंड है उसी के चलते आपने कोई कंडक्ट किया, मतलब कि स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अकम्पनीड बाय अ कंडक्ट है, तो उसे रेलेवेंट माना जाएगा। अगर वो आपके फेवर में भी है तो भी उसे एडमिशन माना जाएगा। ये बताया गया एक्सेप्शन नंबर 2 में। फिर आया है एक्सेप्शन नंबर 3, जिसमें ये बोला गया कि कोई भी फैक्ट रेलेवेंट माना जा सकता है जो कि इस सेक्शन में डील नहीं किया जाएगा, लेकिन वो किसी और सेक्शन में रेलेवेंट माना जा सकता है अगर आप कोई स्टेटमेंट अपने फेवर में भी दे रहे हो तो। अब हम इलिस्ट्रेशंस देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस सेक्शन में एक्सेप्शंस का क्या मीनिंग है। सो इलिस्ट्रेशन ए जो है वो जनरल रूल के बारे में बात करती है। अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है जनरल रूल लिख के, तो यहाँ पे आगे भी जो भी इलिस्ट्रेशन आप पढ़ोगे तो उसके नीचे आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख जाएंगे कि वो इलिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्शन 1 के बारे में बात कर रहा है या एक्सेप्शन 2 के बारे में बात कर रहा है। इससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उस इलिस्ट्रेशन को समझने में और उस एक्सेप्शन को भी आपको अच्छे से समझने में हेल्प हो जाएगी। सो ए इलिस्ट्रेशन जो है वो जनरल रूल के बारे में है। सो पहले हम ये देखते हैं कि जनरल रूल क्या था सेक्शन नंबर 19 का। जनरल रूल ये था कि अगर आप कोई एडमिशन दे रहे हो
तो वो आप ही के अगेंस्ट होनी चाहिए, ना कि आपके फेवर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फोर्स्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक डीड के रिलेटेड आ रहा है कि क्या वो डीड फोर्स्ड है या नहीं है। ए तो बोल रहा है कि वो डीड जेन्युइन है, फोर्स्ड नहीं है। वहीं पे बी जो है वो बोल रहे हैं कि वो डीड फोर्स्ड है। ए यहाँ पे क्या प्रूव कर सकता है, ए यहाँ पे बी की स्टेटमेंट प्रूव कर सकता है। बी ने कोई स्टेटमेंट दी मान लो, ठीक है, तो वो बी के ही अगेंस्ट है, तभी तो वो एडमिशन हुआ। बी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, क्या बोल रहा है उसमें कि डीड जो है वो जेन्युइन है, ये स्टेटमेंट बी ने दी। तो यहाँ पे ए जो है इस स्टेटमेंट को यूज कर सकता है अपने फेवर में, तो इस स्टेटमेंट को बी की एडमिशन माना जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई, बी में प्रूव अ स्टेटमेंट, बी भी प्रूव कर सकता है कोई ए की स्टेटमेंट जिसमें कि ए ने ये बोला है कि डीड इज फोर्स्ड। तो यहाँ पे क्या चीजें बताएगी कि अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो अपने ही अगेंस्ट, तो वो दूसरी पार्टी उसे अपने फेवर में यूज कर सकती है। अगर आप कोई अपने ही अगेंस्ट कोई चीज बोल रहे हो तो वो दूसरी पार्टी तो यूज करेगी ना अपने फेवर में। तो आपके द्वारा दी गई जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एडमिशन मानी जाएगी, यही बताया गया है इस इलस्ट्रेशन में। आगे लिखा है बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन। तो यहाँ पे ए जो है वो अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकता है कि डीड जेन्युइन है, और बी जो है वो अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे अपने फेवर में यूज नहीं कर सकता है। ये बताया गया इलिस्ट्रेशन नंबर ए। अगर आप देखोगे तो लास्ट स्लाइड में जो हमने जनरल रूल देखा था सेक्शन नंबर 19 का, तो वो ही सेम डिट्टो यहाँ पे फर्स्ट इलिस्ट्रेशन में बताया गया है, बस थोड़ा सा उसमें एग्जाम्पल दे दिया गया है। अब देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2। तो इस इलिस्ट्रेशन में दिया गया है एक्सेप्शन 1 के बारे में। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे होंगे, एक्सेप्शन नंबर 1। तो ये इलिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्शन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन 1 हमने क्या देखी थी, सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन बी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ ऐसा लिखता है जो कि साइंड है, या फिर मेमोरेंडम बनाता है, या कोई एंट्री कर रहा है, तो वो सब चीजें रेलेवेंट मानी जाएगी। कि अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो अगर वो उसके फेवर में भी जा रही हैं चीजें, तो भी वहां पे रेलेवेंट मानी जाएंगी एज अ एडमिशन। तो इलिस्ट्रेशन नंबर बी में दिया गया ए द कैप्टन ऑफ अ शिप। ए जो कि एक शिप का कैप्टन है, इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे। तो उसे किस चीज के लिए ट्राई किया जा रहा है कि वो शिप को किसी और साइड ले गया, जहां उसे जाना था वहां ना जाते हुए वो किसी और साइड ले गया। Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course। यहाँ पे एविडेंस ये दिए गए कि जो शिप वो लेके जा रहा था ए, जिसका वो कैप्टन था, वो ए के द्वारा कहीं और लेके गई ना, बजाय उसके प्रॉपर कोर्स के। A produced a book kept by him in the ordinary course of business, showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead under clause B of section number 26। यहाँ पे इससे आप छोड़ दो, एक बार आप ऐसे ही समझो कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें ए पे एलिगेशंस लगाएगी कि ए जो कि एक शिप का कैप्टन है, वो शिप को उसके प्रॉपर कोर्स में ना ले जाते हुए कहीं और ही ले गया। ए की हालांकि डेथ हो गई है, इसमें ये बोला गया है, लेकिन वो उसके प्रॉपर कोर्स में ना ले जाते हुए उसे कहीं और ले गया। लेकिन ए की जो कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने जो एंट्रीज की हैं बुक में, या फिर ऑब्जर्वेशंस अपनी लिखी हैं उसने, या फिर जो भी चीजें उसने बताई हैं, तो वो सब चीजों को रेलेवेंट माना जाएगा क्योंकि ए की डेथ हो गई है। तो बिटवीन थर्ड पार्टीज उसे रेलेवेंट माना जाएगा ए के फेवर में भी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन नंबर 1 में ये बताया गया है। फिर हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर सी, जिसमें कि फिर एक्सेप्शन नंबर 1 के बारे में बात की गई है। ये आप खुद पढ़ लेना क्योंकि एक्सेप्शन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हमने सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी डील कर लिया है। तो ये इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर सी।
अब हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर डी, जो कि एक्सेप्शन नंबर 2 के बारे में बात करती है। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या था? स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी से हमने याद किया था। तो यहाँ पे लिखा है ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। यहाँ पे ए पे ये एक्यूजेशन लगी है, ये एलिगेशन लगी है कि ए ने स्टोलन गुड्स रिसीव किए हैं ये जानते हुए, नोइंग वर्ड यूज हुआ है कि ए ने स्टोलन गुड्स रिसीव किए हैं ये जानते हुए कि वो गुड्स स्टोलन है। He offers to prove that he refused to sell them below their value। अगर मान लीजिए कोई चोरी का सामान है, आप चोर बाजार के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत ही कम दाम पे चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वहाँ पे एप्पल के फ़ोन आपको मिल जाते हैं बहुत कम प्राइसेस पे। तो अगर कोई चोरी की चीज़ है तो क्या वो उसके रियल प्राइस पे आपको देगा? तो नहीं देगा। ऑब्वियसली वो कम रेट पे आपको बेचने की कोशिश करेगा, उसे बस कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाने उस चीज़ से। तो यहाँ पे ए पे एलिगेशन लगी कि उसने स्टोलन गुड्स जो है वो रिसीव करे हैं ये जानते हुए कि वो गुड्स स्टोलन है। तो ए ने बोला कि अगर मुझे पता होता कि ये स्टोलन गुड्स है या फिर मैंने स्टोलन गुड्स रिसीव किए होते ये जानते हुए, तो क्या मैं उन्हें उनके रियल प्राइस पे ही बेचने के लिए अड़ा रहता? क्या मैं उन्हें कम प्राइस पे भी तो बेच सकता था? मुझे तो जितना ही मिलता मेरा ही प्रॉफिट था उसमें तो, लेकिन वो अड़ा रहा कि उसके रियल प्राइस पे ही वो उसे सेल करेगा। ए में प्रूव दी स्टेटमेंट, तो ए जो ये स्टेटमेंट है वो प्रूव कर सकता है अपने फेवर में, और ये कवर होता है एक्सेप्शन नंबर 2 में। यहाँ पे क्या स्टेट ऑफ माइंड है? स्टेट ऑफ माइंड ये है कि ए ने बोला कि मुझे, यहाँ पे नोइंग वर्ड यूज हुआ है याद रखना, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है। ए ने बोला कि मुझे नॉलेज नहीं थी स्टोलन गुड्स की, ये तो हुई स्टेट ऑफ माइंड। और इसमें कंडक्ट क्या ऐड हो गया कि उसने उस गुड को उन गुड्स को बेचने के लिए रिफ्यूज कर दिया। किन बेसिस पे? क्योंकि उसे रियल प्राइस उसका नहीं मिल रहा था, ये हो गया कंडक्ट। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस प्लस कंडक्ट हो गया है। तो ये यहाँ पे अगर उसके फेवर में भी जा रही है स्टेटमेंट तो भी इसे रेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 19 के एक्सेप्शन नंबर 2 में। तो ये हो गया एक्सेप्शन नंबर 2। फिर आ गया इलिस्ट्रेशन नंबर ई, जिसमें कि एक्सेप्शन 2 के बारे में ही बात की गई है। ये भी आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक इलिस्ट्रेशन डील कर लिया है जो कि एक्सेप्शन नंबर 2 के बारे में ही था। सो इसे आप खुद पढ़ लेना। सो अब हम देखते हैं केस लॉज इस सेक्शन के। तो फर्स्ट केस लॉ है ब्राइस वर्सेस ब्राइस, जिसमें कि ये बोला गया द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ लिविंग पर्सन कैन नॉट बी रिसीव्ड अनलेस दे आर अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप लिविंग पर्सन है और अगर जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो आपके अगेंस्ट नहीं है तो उसे एडमिशन नहीं माना जाएगा, ये बोला गया इस केस में। मतलब कि अगर आपकी कोई स्टेटमेंट आपके ही फेवर में है तो उसे अगर आपको रेलेवेंट करवाना है सेक्शन नंबर 19 में तो उस व्यक्ति की डेथ जरूरी है अंडर एक्सेप्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 19। तो ये बताया गया इस केस लॉ में। फिर नेक्स्ट केस आता है सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एडमिशन इज नॉट एन एविडेंस अगेंस्ट अदर्स, इट इज एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। तो ये सेक्शन नंबर 19 का जनरल रूल जो है उसी को डिस्कस किया गया है इस केस लॉ में, सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन नंबर 19 में हमने 4 चीजें पढ़ी। फर्स्ट चीज जनरल रूल देखा, फिर उसके बाद 3 एक्सेप्शंस देखे। जनरल रूल क्या था कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है वो उसी के अगेंस्ट होंगी तो ही वो एडमिशन मानी जाएंगी। फिर आई 3 एक्सेप्शंस। फर्स्ट एक्सेप्शन में हमने किस चीज से याद रखा? सेक्शन 26 क्लोज बी से। फिर आई एक्सेप्शन नंबर 2 जिसे हमने स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी से याद रखा। फिर आई एक्सेप्शन नंबर 3 जिसमें कि अदरवाइज देन एज एन एडमिशन हमने याद रखा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन नंबर 19। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 20। सो सेक्शन नंबर 20 जो है उसमें ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बोल सकते हो कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के बारे में ओरल एडमिशन दिया जा रहा है तो क्या वो रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। तो जनरल रूल ये है कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप ओरल एडमिशन दे रहे हो तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट की बात चल रही है तो आप डॉक्यूमेंट भी लेके आ सकते हो कोर्ट में, आप ओरल एडमिशन ही क्यों दे रहे हो। सो अगर डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के रिलेटेड आप ओरल एडमिशन दे रहे हो तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। ये तो हुआ जनरल रूल।
फिर आते हैं 2 एक्सेप्शंस इसके। अब एक्सेप्शंस हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ओरल एडमिशंस को रेलेवेंट माना जाएगा। तो वो 2 केसेस कौन से हैं जिसमें अगर आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ओरल एडमिशंस भी दे रहे हो तो वो उसे रेलेवेंट माना जाएगा। तो वो 2 कंडीशंस ये है, when he is entitled to give secondary evidence, जहाँ पे वो व्यक्ति entitled है secondary evidence देने के लिए। अब ये secondary evidences क्या होते हैं वो हम आने वाले sections में पढ़ेंगे। जब हम secondary evidence के section से deal करेंगे तब मैं आपको section number 20 recall करवा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे secondary evidence के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है secondary evidence का, तो वो हम आगे ही डील करेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ पे वो व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड है वहाँ पे वो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए ओरल एडमिशन दे सकता है और उसे रेलेवेंट माना जाएगा। फिर सेकेंड कंडीशन ये आती है when genuineness of a document produced is in question, जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में है तो वहाँ पे भी उस डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के रिगार्डिंग ओरल एडमिशन को रेलेवेंट माना जाएगा। ये हुए 2 एक्सेप्शंस। सो जनरल रूल क्या हुआ कि ओरल एडमिशन जो है वो रेलेवेंट नहीं है। 2 एक्सेप्शंस आए। फर्स्ट आया जहाँ पे कि सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड है या फिर वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में आ रही है तो वहाँ पे ओरल एडमिशन दिया जा सकता है रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये बताया गया है सेक्शन नंबर 20 में। बहुत ही इजी सा सेक्शन है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, याद हो जाएगा आपको। फिर आता है सेक्शन नंबर 21। तो सेक्शन नंबर 21 में सिविल केसेस के बारे में बात की गई है। यहाँ पे अगर आप हेडिंग देखोगे सेक्शन नंबर 21 की तो उसमें बोला गया एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। यहाँ पे बोला गया कि कब रेलेवेंट माने जाएगी सिविल केसेस में एडमिशन। लेकिन अगर आप अंदर का कंटेंट पढ़ोगे सेक्शन नंबर 21 का तो उसमें आपको नॉट वर्ड के बारे में बताया गया है कि कब सिविल केसेस में एडमिशन को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। अगर आप अंदर का कंटेंट पढ़ोगे तो ये बताया गया है। तो सेक्शन नंबर 21 में ये बताया गया इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ it is made either upon an express condition that the evidence of it is not to be given। अब मान लीजिए कोई एडमिशन कर रहा है, अब वहाँ पे वो एडमिशन किन बेसिस पे हो रहा है, वो एक एक्सप्रेस कंडीशन के बेस पे हो रहा है कि वहाँ पे कोर्ट में एविडेंस ना दिया जाए, उन बेसिस पे मैं एडमिशन दे रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ होगी, तो ये एडमिशन रेलेवेंट नहीं माना जाएगा सिविल केसेस में अंडर सेक्शन 21। सेकेंड चीज़ क्या हुई, ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई हैं जिसमें कोर्ट ये इन्फर कर रहा है कि जो पार्टीज हैं उन्होंने अग्रीमेंट करके वो एडमिशन दे रहे हैं और एविडेंस ना देने के लिए ही वो एडमिशन दे रहे हैं। सो कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है, मोटिव इस सेक्शन का ये है, कोर्ट बोल रहा है कि अगर आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो, खुद ही आप अग्री कर रहे हो एक दूसरे से पार्टीज, तो आप हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो कोर्ट का, आप खुद ही कर लो सब कुछ। अगर आप एविडेंस नहीं दे रहे हो, आप खुद अग्रीमेंट करके हमारे पास आ रहे हो, एडमिशन दे रहे हो ताकि इस कंडीशन पे कि आप एविडेंस नहीं देंगे कोर्ट में, तो हमारा काम ही क्या हुआ, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सेक्शन नंबर 21 में ये बताया गया कि अगर ये 2 चीज़ें प्रेजेंट है सिविल केसेस में तो वो एडमिशन उस टाइम पे आप अगर दे रहे हो तो वो रेलेवेंट नहीं मानी जाएंगी। तो ये 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है। सो ये हो गया सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 21 बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं बट कंफ्यूज कर देते हैं काफ़ी लोगों को। बट आप याद रखना, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक टेबल भी मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से याद कर सकोगे सेक्शन नंबर 20 और 21। सेक्शन नंबर 20 में बेसिकली ओरल एडमिशंस के बारे में बात की गई है रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कब ओरल एडमिशंस जो है वो रेलेवेंट माने जाएंगे। उसमें 2 एक्सेप्शंस हमने देखे थे, फर्स्ट सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड है या फिर जेन्युइननेस उस डॉक्यूमेंट की ही क्वेश्चन में आ रही है। ये 2 कंडीशंस में ओरल एडमिशंस रेलेवेंट माने जाएंगे रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर आया सेक्शन नंबर 21 जिसमें ये बताया गया कि सिविल केसेस में एडमिशंस कब रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे। 2 चीज़ें आई, फर्स्ट ये चीज़ कि जो पार्टीज है वो एक्सप्रेस कंडीशन पे, क्या कंडीशन कि एविडेंस नहीं दिया जाएगा, इस कंडीशन पे वो एडमिशन दे रहे हैं।
तो ये एडमिशन रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोर्ट ये इन्फर कर रहा है कि दोनों पार्टीज ने अग्री करके एविडेंस ना देने के लिए एडमिशन किया है। तो ये दोनों सिचुएशंस अगर आ रही हैं तो वहाँ पे एडमिशन रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 21। सो अब हम केस लॉज देख लेते हैं। फर्स्ट केस लॉ है भगत सिंह वर्सेस भागीरथी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एडमिशन जो है वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस है और अगर उसे ड्यूली प्रूव कर दिया जाए तो वो एडमिसिबल भी होंगे। और इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो स्टेटमेंट दी गई है, एडमिशन दिया गया है, कि वो कोर्ट में पेश हुआ है एज अ विटनेस या फिर नहीं। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट केस लो है एच जी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें कोर्ट ने ये बोला एडमिशन कैन नॉट बी यूज्ड इन पार्ट्स, इट कैन आइदर बी यूज्ड एज अ होल और बी रिजेक्टेड एज अ होल। मान लीजिए मैंने कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, उस स्टेटमेंट का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो मेरे ही अगेंस्ट जा रहा है, उसे आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट आप पूरी देखते हो तो फोर्थ सेंटेंस में मैंने वो फर्स्ट सेंटेंस के कॉन्ट्राडिक्टरी कोई बात बोल दी। तो अब ऐसे नहीं है कि आप एक सेंटेंस उठा के बोलोगे कि ये तो इसने तो एक्सेप्ट कर लिया है, अपने ही अगेंस्ट कुछ बोल दिया है, ये एडमिशन हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, आपको पूरी स्टेटमेंट कंसीडर करनी पड़ेगी कि मैंने उस पूरी स्टेटमेंट में क्या बोला था। तो आप एक सेंटेंस उठा के नहीं बोल सकते कि इसने ये बोला था। तो यहाँ पे यही बोला गया। फिर नेक्स्ट केस लो है नागिनदास रामदास वर्सेस दलपत्रा। यहाँ पे बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल एडमिशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो उसी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ये बोला गया कि जो फॉर्मल एडमिशन्स है वो थोड़ी हायर फुटिंग पे रहते हैं अदर देन इनफॉर्मल एडमिशन्स। तो इनफॉर्मल एडमिशन से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है फॉर्मल एडमिशन्स की, यही बताया गया इस केस लॉ में। सो ये तो हो गए हमारे केस लॉज। अब यहाँ तक हमारा सेक्शन नंबर 15 से लेकर 21 तक एडमिशन का जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कन्फेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या कुछ पढ़ा है वो एक टेबल के जरिए हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो सेक्शन नंबर 15 में हमने एडमिशन को डिफाइन किया था, जिसमें ये बोला गया था कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है रिगार्डिंग फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ये तो हो गया सेक्शन नंबर 15। फिर हम सेक्शन नंबर 16, 17, 18 से पहले देखेंगे सेक्शन नंबर 19, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। सेक्शन नंबर 19 में ये देखा गया कि एडमिशन जो है वो किसके अगेंस्ट होगी। सो इसमें ये बताया गया जनरल रूल कि अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे रहा है अपने ही अगेंस्ट तो उसे एडमिशन माना जाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति एडमिशन दे रहा है वो एडमिशन उसी के ही अगेंस्ट होनी चाहिए या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो ये हो गया जनरल रूल। 3 एक्सेप्शंस पढ़े थे। फर्स्ट एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 26 क्लोज बी देखा था हमने। सेकंड एक्सेप्शन देखा था स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, जिसमें कि उसकी एग्जिस्टेंस को उसका कंडक्ट कंपनी कर रहा था, वो एक्सेप्शन था। फिर थर्ड एक्सेप्शन था अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। तो ये 3 एक्सेप्शंस थे सेक्शन नंबर 19 के। फिर आया सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18। इसमें ये बोला गया कि बाय हुम, किसके द्वारा एडमिशन दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 16 में हमने परिवर्ड से याद किया। पी से पार्टीज, ए से एजेंट, आर से रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, आई से 2 लोग थे। आई से पहली वो जो कि प्रोप्राइटरी या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। फिर वो लोग आते हैं जो जिनसे हमने इंटरेस्ट डिराइव किया है। तो ये 5 लोग आ गए सेक्शन नंबर 16 में। फिर आता है सेक्शन नंबर 17, जिसे हम 2 वर्ड से याद रखेंगे, पोजीशन और लाइबिलिटी। फिर आता है सेक्शन नंबर 18, जिसमें ये बताया गया कि वो व्यक्ति जिसके पास एक्सप्रेसली रेफर किया गया था इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, तो उस व्यक्ति के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एडमिशन माना जा सकता है। फिर सेक्शन नंबर 20 और 21। सेक्शन नंबर 20 में हमने ओरल एडमिशन के बारे में देखा था कि कब किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के रिलेटेड ओरल एडमिशन को रेलेवेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई थी, 2 कंडीशंस बताई गई थी जहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। सो जनरल रूल क्या हुआ कि ओरल एडमिशन रेलेवेंट नहीं है रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन 2 कंडीशंस हैं, मतलब कि 2 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट वो कि अगर वो व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल्ड है तो वो ओरल एडमिशन दे सकता है और वो रेलेवेंट भी होंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब उसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में आ रही है तब ओरल एडमिशन रेलेवेंट माना जाएगा।
फिर आया सेक्शन नंबर 21 जहाँ पे ये बताया गया कि सिविल केसेस में एडमिशंस को रेलेवेंट कब नहीं माना जाएगा। दो कंडीशंस थी। जब ऐसा होता है कि दो पार्टीज हैं वो खुद ही एक्सप्रेस कंडीशन पे ये बोलती हैं कि हम एविडेंस नहीं देंगे लेकिन हम एडमिशन दे रहे हैं, तो इस कंडीशन पे उस एडमिशन को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज ये कि सर्कमस्टांसेस ऐसे जो कोर्ट को ये इन्फर कर रहे हैं कि जो पार्टीज हैं उन्होंने खुद अग्री कर लिया है एडमिशन देने के लिए और एविडेंस ना देने के लिए, तो ये दोनों कंडीशंस जो है इसमें सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे। ये हो गया सेक्शन नंबर 15 to 21 ऑफ एडमिशन। यहाँ तक बीएसए के हमने एडमिशन का पोर्शन हाफ कंप्लीट कर लिया मान लो, मतलब पर्टिकुलरली जो एडमिशन के सेक्शंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्फेशन स्टार्ट करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि कन्फेशन पूरा कंप्लीट हो जाए और सेक्शन नंबर 25 तक नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही आगे वीडियोस आती रहेंगी। बहुत टाइम से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वीडियोस रेगुलरली आपको देखने को मिल जाएंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लीगलीज बाय आरती के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ जो है क्लासेस के वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। लीगलीज बाय आरती के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।